सबके सीरीज़ के एपिसोड सारे आने लगेंगे। न्यू सीरीज़ भी मंडे से डालूंगा मैं, और बहुत कुछ मंडे से चेंज हो जाएगा। और डेली एपिसोड्स की अपलोडिंग भी आएंगी, और कंप्लीट सीरीज़ की अपलोडिंग इसी यूट्यूब चैनल पर कर दूंगा मैं। और डेली एपिसोड्स भी आएंगे और न्यू सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई छोटे जूनियर। इसी पल आसमान के बीचों बीच से एक दहाड़ सुनाई दी। जब यह आवाज़ पहली बार गूंजी तब वह व्यक्ति कई मील दूर था, लेकिन जैसे ही आखिरी शब्द खत्म हुआ वह सीधे उनके सामने आ चुका था। होली नाइट अभी समझ ही नहीं पाया था कि हुआ क्या है, तभी उसकी आंखों के सामने एक चकाचौंध करती सुनहरी रोशनी फट पड़ी। ये कौन है? इसके पास इतनी भयानक आभा कैसे हो सकती है? इस समय उसके भीतर की पहले वाली क्रूरता गायब हो चुकी थी, उसकी जगह दिल में गहरा डर भर चुका था। हालांकि अभी तक लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन सामने वाले की शक्तिशाली आभा ने उसे भीतर तक कांपने पर मजबूर कर दिया। अब होली नाइट को साधु बुजी की बिल्कुल भी परवाह नहीं रही। उसने अपने हाथ में पकड़ी होली लाइट क्रॉस स्वॉर्ड को म्यान में डाला और पूरी ताकत से एक जोरदार वार किया। स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के बाद उसकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। बाद में उसे 7 विक्टर्स का आशीर्वाद मिला और वह सीधे होली नाइट्स की कैटेगरी में शामिल हो गया। ये पहली बार था जब उसने अपनी प्रेजेंट शक्ति के स्तर पर पूरी ताकत झोंक दी थी। उसने अपने शरीर की लगभग हर बूंद ताकत इस एक वार में लगा दी, बस जिंदा बचने की एक छोटी सी उम्मीद के लिए। वह अच्छी तरह जानता था कि वह सामने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी बस यही उम्मीद थी कि इस हमले को झेल ले और फिर सेज से मदद मांग सके। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ उसकी कोरी कल्पना थी, कुछ ऐसा जो असंभव था। तेज सुनहरी रोशनी के नीचे उसकी होली लाइट क्रॉस स्वॉर्ड बिल्कुल बेकार साबित हुई, जैसे कागज की बनी हो। वह पूरी तरह टूटकर लोहे के बुरादे की तरह बिखर गई। आह! होली नाइट ने चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज पूरी होने से पहले ही उसका शरीर खून की धुंध में बदल गया। उसकी दिल दहला देने वाली चीख हवा में घुलकर गायब हो गई। क्या? सब लोग सन्न रह गए। ये कौन था? कोई एक ही वार में होली नाइट को कैसे मार सकता है? आखिर यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है? सभी की नजरें सुनहरी रोशनी के अंत की ओर मुड़ गईं, जहां एक लंबा, भाले की तरह सीधा खड़ा युवक दिखाई दिया। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उससे निकलती हत्या की ठंडी आभा रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वह आरव था। जैसे ही उसे खबर मिली, वह तुरंत इस ओर दौड़ा, इस उम्मीद में कि दुश्मनों को देश में घुसने से रोका जा सके। अपनी प्रेजेंट मानसिक शक्ति के साथ वह हजारों मील दूर की चीजें भी साफ देख सकता था। हालांकि वह जीवन और मृत्यु देखने का आदी था, फिर भी अभी की यह भीषण लड़ाई उसके दिल को झकझोर गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राष्ट्रीय संकट के समय, चाहे वह नीच माने जाने वाले थ्री घोस्ट सेक्ट हों या बुद्धिस्ट ऑर्डर में शामिल साधु बूजी और ज्ञान दावस्ट, सब बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गए। उनकी कल्टिवेशन ज्यादा नहीं थी, और वे जानते थे कि वे दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी वे निडर होकर आगे बढ़े, सिर्फ इंडियन चाइना के नाम के लिए। हर इंडियन के दिल में एक इंडियन आत्मा होती है। जब देश की इज्जत की बात आती है, तो बाकी सब कुछ पीछे छूट जाता है। इस जन्म में इंडियन बनकर जन्म लेने का कोई पछतावा नहीं, और अगले जन्म में भी इंडियन ही बनना चाहता हूँ। इन शब्दों ने आरव के दिल को गहराई तक छू लिया। चाहे कोई ताकतवर हो या कमजोर, चाहे अच्छा हो या बुरा, जरूरी क्षणों में सभी इंडिया के लिए आखिरी सांस तक लड़ते हैं। खून से लाल हुई पीली रेत को देखते हुए उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हालांकि उसने अपनी गति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, फिर भी वह एक कदम देर से पहुंचा। आरव ने हाथ बढ़ाया और जमीन पर पड़े साधु बुजी के कटे हुए दोनों पैर बुला लिए। वे उड़ते हुए वापस आए और बिल्कुल सही तरीके से उसके शरीर से जुड़ गए। इसके बाद उसने बाकी लोगों पर भी यही किया। जिनके कटे हुए अंग मिल सके, उन्हें फिर से जोड़ दिया गया। उसकी गति इतनी तेज थी कि एक सांस के भीतर ही 20 से ज्यादा लोगों के शरीर पूरी तरह ठीक हो गए। लेकिन लटके हुए भूत तरुण का शव बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका था, और बाकी 2 लोगों के शव भी इतने बुरी तरह टूट चुके थे कि उन्हें ठीक करना असंभव था। ईस्टर्न एक्सपेडिशनरी आर्मी पूरी तरह हक्की बकी रह गई। अभी अभी उस युवक की आभा इतनी भयानक थी कि उन्हें लगा था अब जमीन आसमान हिला देने वाली लड़ाई होने वाली है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ करेगा। वह आखिर करना क्या चाहता है? सैंडर्स और बाकी लोग पूरी तरह उलझन में थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आरव ने उन लोगों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। शरीर जोड़ने के बाद उसने कलाई घुमाई, और उसकी हथेली में हरे रंग का एक पात्र दिखाई दिया।
फिर वो हरा तरल बदलकर हरे कोहरे में फैल गया और उन सभी के शरीरों को पूरी तरह ढक लिया। ये लोग अभी अभी मरे थे, उनकी 3 आत्माएं और 7 प्राण अभी शरीर से पूरी तरह अलग नहीं हुए थे। ग्रीनवुड स्पिरिट लिक्विड के पोषण में उनके शरीर तेजी से ठीक होने लगे। पास खड़े राकेश ने हैरानी से जीभ चटकाई। वह डेना सिचू के पास गया और धीमी आवाज में बोला, बिग ब्रदर को क्या हो गया है? वह तो इस ग्रीनवुड एलिक्सिर को इतना संभाल कर रखते हैं, आज इतनी उदारता क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये लोग नायक हैं और इसके हकदार हैं। डेना सिचू का चेहरा गंभीर था। एक इंडियन होने के नाते वह आरव की भावनाओं को बेहतर समझ सकती थी। भले ही आरव के पास अब ग्रीनवुड एलिक्सिर न भी होता, फिर भी वह बिना झिझक इसे इन लोगों पर इस्तेमाल करता, क्योंकि इन लोगों के पहले के कार्य हर इंडियन के सम्मान के योग्य थे और किसी भी कीमती संसाधन के उपयोग के लायक। राकेश ने ये सब सुना, कुछ समझ आया, कुछ नहीं। वह पूरी तरह बात नहीं समझ पाए, लेकिन उसे भरोसा था कि उसके बिग ब्रदर जो कर रहे हैं, उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। अरे बच्चा, वहां भूत बनने का नाटक क्या कर रहा है? इंडिया से आया एक लंबा चौड़ा आदमी आगे बढ़ा। वह गोल्डन लायन क्लैन का एक भयानक योद्धा था, जिसकी ताकत बेहद जबरदस्त थी। इसके अलावा उनके घमंडी और तिरस्कारपूर्ण रवैये के कारण आरव की हैरान करने वाली शक्ति देखने के बाद भी उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। चुप रहो। आरव के गुस्से को महसूस कर सान्वी भी हत्या की भावना से भर उठी। उसने हाथ उठाया और तलवार से वार किया। मोटा ताजा आदमी समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या। उससे पहले ही तलवार की तेज रोशनी ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। उसका खून और आंतरिक अंग जमीन पर बिखर गए। क्या? हर कोई दहशत में आ गया, आंखें फैल गईं। यह आदमी वैम्पायर ग्रैंड ड्यूक से कम शक्तिशाली नहीं था और पूरी ईस्टर्न एक्सपेडिशनरी आर्मी में सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता था। फिर भी वह एक ही तलवार के वार को भी नहीं रोक सका। सही कहें तो उसे प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला। वह ये भी नहीं देख पाया कि सामने वाले ने वार कैसे किया और उसकी मौत हो गई। सब लोग सन्न रह गए। वे आरव को तो भयानक मानते ही थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसके पीछे चल रही सफ़ेद कपड़ों वाली यह औरत भी इतनी ताकतवर होगी। इस पल पूरा मैदान पूरी तरह शांत हो गया, यहाँ तक कि शाहरुख ने भी मुंह बंद कर लिया। वह घमंडी जरूर था, लेकिन मूर्ख नहीं। सामने खड़े ये लोग बिल्कुल भी छेड़ने लायक नहीं थे। अगर किसी को आगे बढ़ना ही होता तो वह उसकी तरफ से नहीं होता। सान्वी की तलवार ने पश्चिमी पक्ष के सभी लोगों को डरा दिया। अब कोई भी आरव को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ग्रीनवुड स्पिरिट लिक्विड वाकई एक दुर्लभ और अनमोल खजाना था। ये हेवनली लाइटनिंग से हुई चोटों को भी तेजी से ठीक कर सकता था, साधारण चोटों की तो बात ही क्या। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह घायलों को पूरी तरह ठीक कर सकता है और मरे हुओं को भी वापस जिंदा कर सकता है। 7-8 मिनट की खामोशी के बाद, जिन लोगों को अभी मौत का सामना करना पड़ा था, उनकी सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं। वे जमीन से उछलकर खड़े हो गए, पूरी ऊर्जा के साथ। हे भगवान, ये कैसे संभव है? चाहे इंडिया के महान सेज और सेंट हों, पश्चिम की डार्क फोर्सेस हों, या माउंट ओलंपस के देवता, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि ये लोग कितनी बुरी तरह घायल थे। वे साफ तौर पर मर चुके थे, लेकिन अब वे उनके सामने खड़े थे, पूरी तरह स्वस्थ। क्या यह अब भी चिकित्सा कौशल कहलाएगा? इसे चमत्कार कहना भी कम होगा। ये तो हद से ज्यादा अविश्वसनीय था। खासकर वह हरा तरल, आखिर वह क्या था? उसमें इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? डिवाइन कोर्ट के लोग तो और भी ज्यादा सदमे में थे। वे अपने सीने पर क्रॉस का निशान बना रहे थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह इंडियन आदमी ऐसा काम कैसे कर सकता है, जो देवता भी नहीं कर सकते। मास्टर ज्ञान की आंखों में आश्चर्य की चमक थी। उन्हें लगा था कि वे मरने वाले हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे दोबारा जिंदा लौट आएंगे। सामान्य परिस्थितियों में दिल की चोट लाइलाज होती है, लेकिन अब मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका है, बल्कि चोट से पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। यही हाल बाकी सभी का था। वे सब मौत के बिल्कुल करीब से लौटे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका पुनर्जन्म हो गया हो। हम फिजिशियन ये का धन्यवाद करते हैं। साधु बुझिए और टाओइस्ट ज्ञान के नेतृत्व में सभी लोगों ने आरव को नमन किया। ठीक है, हम सब इंडियन हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। आरव ने सामने खड़े लोगों की ओर देखा और हल्के से चौंकते हुए कहा, तुम लोग मुझे जानते हो?
अपनी शक्तिशाली मानसिक क्षमता के कारण उसकी याददाश्त बेमिसाल थी। उसे पूरा यकीन था कि उसने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। अमिताभ साधु बुजी ने कहा, हमने फिजिशियन ये से कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन आपके महान नाम के बारे में सुना है। इस पूरी वर्ल्ड में केवल इमॉर्टल हीलर ही हमें मौत के किनारे से वापस खींच सकता था। उनके जैसा और कोई नहीं है। मास्टर ज्ञान ने जोड़ा, मैंने पहले ही सुन रखा था कि इमॉर्टल फिजिशियन की चिकित्सा कला दिव्य है। आज इसे अपनी आंखों से देखकर यकीन हो गया। यह अफवाहों से भी 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे ही दोनों ने बोलना खत्म किया, थ्री घोस्ट सेक्ट के सदस्य जोर से धड़ाम की आवाज के साथ घुटनों के बल बैठ गए। हमें पहले अपने सेक्ट लीडर को बचाने के लिए चिकित्सा सहायता चाहिए। हाँ, डॉक्टर आरव, अगर आप हमारे सेक्ट लीडर को बचा सकते हैं, तो हम आपकी इस महान कृपा का बदला चुकाने के लिए जीवन भर बैलघोड़े की तरह आपकी सेवा करने को तैयार हैं। ये लोग आरव के सामने घुटनों के बल बैठे, रोते हुए विनती करने लगे। तुम लोग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो, मास्टर ज्ञान ने मुड़कर कहा। तरुण की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। वो सच ही कह रहे थे। अभी अभी हुई भयानक लड़ाई को सबने देखा था। तरुण के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, यहाँ तक कि उसका सिर भी पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। ऐसे में उसे कैसे बचाया जा सकता था? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि आरव ने कहा, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सेक्ट लीडर को जवाब दे दूंगा। भीड़ की हैरान निगाहों के बीच उसने लगातार कई मंत्र चलाए, फिर हाथ हिलाया। 3 लगभग पारदर्शी आकृतियां धीरे धीरे सबके सामने प्रकट हुईं। हाल ही में मरे हुए तरुण और आयन सेबर सेक्ट के 2 शिष्य। क्योंकि उनकी मृत्यु अभी हुई थी, उनकी आत्माएं अभी पूरी तरह बिखरी नहीं थीं। वे बाद में होने वाली हर चीज साफ साफ देख सकते थे। तरुण, फिजिशियन ये को नमन करता है और आपसे निवेदन करता है कि इन पश्चिम के खूंखार कुत्तों को मारने में हमारी मदद करें। मरने के बाद भी इन आक्रमणकारियों के प्रति उसका गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ था। समय कम है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हें अब 2 विकल्प देता हूँ। पहला, मैं तुम्हें पुनर्जन्म के चक्र में भेज सकता हूँ ताकि तुम दोबारा जन्म ले सको। दूसरा, जो पुनर्जन्म नहीं चाहते, वे सामने खड़े इन लोगों में से किसी एक को चुन सकते हैं। मैं उनकी देह पर अधिकार दिलवाकर तुम्हें नए शरीर में पुनर्जन्म दिला दूंगा। तरुण और बाकी 2 लोगों के शरीर इतने बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे कि उन्हें ठीक करना असंभव था। उन्हें बचाने का एकमात्र तरीका यही था कि उन्हें किसी और शरीर में प्रवेश करा दिया जाए। सामान्य तौर पर ऐसा करना नेचुरल नियमों के खिलाफ होता, और आरव कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन इंडिया पर हमला करने वाले इन खूंखार कुत्तों के लिए उसके दिल में कोई दया नहीं थी। उसकी बात पूरी होते ही वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। किसी ने भी ऐसा होने की कल्पना नहीं की थी। आयन सेबर सेक्ट के दोनों शिष्यों ने कहा, मृत्यु तो मृत्यु है, अब कोई पछतावा नहीं। हम पुनर्जन्म के चक्र में जाना चाहते हैं और दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। अपना ध्यान रखना। चूंकि उन्होंने अपना फैसला कर लिया था, आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हाथ हिलाया और उनकी आत्माओं को पुनर्जन्म के चक्र में भेज दिया। फिर उसकी नज़र तरुण पर पड़ी। और तुम, जब मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिल रहा है, तो मैं मरना नहीं चाहता, कम से कम तब तक नहीं, जब तक मैं इन सारे खूंखार कुत्तों को मार ना दूं। तरुण हंसा, मैं बचपन से ही बदसूरत था और लोग मुझे अगली घोस्ट कहते थे। बाद में मैं 3 घोस्ट सेक्ट में शामिल हुआ। अब मैं अपनी शक्ल बदलना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने पीछे की ओर इशारा किया, गोंजालस की तरफ, जो माउंट ओलिम्पस का शिष्य था और 3 ग्रेट गॉड्स का चहेता शिष्य भी। यह आदमी मूल रूप से मिश्रित नस्ल का था। उसकी शक्ल एशियन लोगों से ज्यादा अलग नहीं थी और वह काफी हैंडसम था। गोंजालस एक युद्धोन्मादी और बेहद लालची व्यक्ति था। जैसे ही उसे पता चला कि डिवाइन कोर्ट और पश्चिम की डार्क फोर्सेस मिलकर इंडिया पर हमला करने वाली हैं, वह सबसे पहले कूद पड़ा और बोला कि वह भी लूट में हिस्सा लेना चाहता है। जब उसने देखा कि तरुण की आत्मा उसकी ओर इशारा कर रही है, तो वह तिरस्कार से हंस पड़ा। क्या तुम सपना देख रहे हो? माउंट ओलिम्पस के लोगों को छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आसपास खड़े लोग भी यही सोच रहे थे। उनकी नज़र में ये युवक हद से ज्यादा घमंडी था। वे अपने लोगों में से किसी को भी चुन सकते थे। ये हजारों लोग क्या हैं, उनका निजी सब्जी का बाग, जहां से जिसे चाहें उठा लें। यह क्या है? ये तो खुला घमंड है। लेकिन उसी पल सबके चेहरे बदल गए। आसमान से सच्ची ऊर्जा से बनी एक विशाल हथेली उतरी और सीधे माउंट ओलिम्पस की ओर बढ़ी।
शुरू में गोंजालस पूरी तरह बेपरवाह था। उसके हिसाब से अपनी ताकत और 3 ग्रेट गॉड्स के समर्थन के साथ वर्ल्ड में कोई भी उसे छू नहीं सकता था। लेकिन जब वह विशाल ट्रू एसेंस हैंड आकाश में प्रकट हुई, तब उसे एहसास हुआ कि वह गलत था, और कितनी भयानक तरह से गलत था। उस दबाव ने उसे पूरी तरह कुचल दिया। वह न तो विरोध कर सका, न ही भाग सका। तभी उसे समझ आया कि वह कितना तुच्छ है। सामने वाला सिर्फ घमंडी नहीं था, बल्कि सच में उस काबिलियत का मालिक था। एक देवता द्वारा प्रशिक्षित शिष्य होने के नाते उसकी ताकत कल्टिवेटर्स के वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म के चरम स्तर के बराबर थी। दूसरों की तुलना में ये पहले ही बेहद शक्तिशाली थी, लेकिन आरव के सामने वह चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। ट्रू एसेंस के एक ही झटके में उसे हथेली में ऐसे पकड़ लिया गया जैसे कोई बड़ा आदमी मच्छर पकड़ ले। घमंडी इंडियन, मेरे शिष्य को छोड़ दो। एक जोरदार दहाड़ के साथ माउंट ओलंपस के दूसरे देवता कविसिस ने हमला किया। उसके हाथ में 3 झांग लंबा सुनहरा भाला था, जिसे उसने पूरी ताकत से ट्रू एसेंस हैंड की ओर फेंका। माउंट ओलंपस के लोगों के लिए अगर गोंजालस को सबके सामने ऐसे पकड़ लिया जाता, तो यह भारी अपमान होता, खासकर तब जब वह उसका शिष्य था। इसीलिए उसने हमला किया, ये सोचकर कि उसकी पूरी ताकत वाला वार उस विशाल हाथ को नष्ट कर देगा और उसके शिष्य को बचा लेगा। लेकिन दुर्भाग्य से उसे कभी मौका ही नहीं मिला। सानवी शुरू से ही किनारे खड़ी उसे ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि कोई रोकने की हिम्मत कर रहा है, उसके हाथ की तलवार से अचानक 10 फुट लंबी तलवार ऊर्जा फूट पड़ी और जोरदार वार के साथ नीचे गिरी। आह! कविसिस ने डर के मारे चीख निकाली। उसने पहले भी इस औरत की ताकत देखी थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसने पहले अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं किया था। इस बार उसकी ताकत पहले से 10 गुना ज्यादा थी। भले ही उसका अनुभव बहुत था, उसने कभी इतनी तीखी तलवार ऊर्जा या इतना भयानक वार नहीं देखा था। लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे जान की बाजी लगाकर लड़ना ही पड़ा। उसने अपने हाथ का भाला घुमाया और सामने आती विशाल तलवार रोशनी की ओर वार किया। पहले कविसिस को लगा था कि वह किसी तरह निकल जाएगा, लेकिन टकराव होते ही उसे एहसास हो गया कि वह तलवार का वार कितना भयावह था। देवीय शक्ति से भरा सुनहरा भाला तलवार की धार के सामने जरा भी नहीं टिक पाया और पल भर में लोहे के बुरादे में बदल गया। अगले ही क्षण उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया। ये सानवी का दूसरा तलवार वार था, और यह भी एक ही वार में मौत देने वाला था। लेकिन इस बार का दृश्य पहले से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि इस बार मरने वाला माउंट ओलंपस के 3 ग्रेट गॉड्स में से दूसरा देवता था। ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि कविसिस की ताकत पूरी ईस्टर्न एक्सपेडिशनरी आर्मी में शीर्ष स्तर की थी। फिर भी ऐसा व्यक्ति भी एक ही तलवार वार नहीं झेल सका। इससे सबके दिलों में गहरी दहशत बैठ गई। इस समय गोंजालस को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। उसका दिल पूरी तरह डर से भर चुका था। आरव की हथेली में कैद होकर और उसके इरादे को समझते हुए उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गिनी पिग बना दिया गया हो। वह छटपटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रू एसेंस हैंड के बंधन में वह जरा भी ताकत नहीं जुटा सका। तुम मुझे छू नहीं सकते। हम माउंट ओलंपस वाले तुम्हें इसका अंजाम भुगतने नहीं देंगे। घबराहट में इस आदमी का होश उड़ चुका था। इस हालात में भी वह सामने वाले को धमकाने की कोशिश कर रहा था। आरव ने उसकी पूरी तरह अनदेखी की और एक डिवाइन सेंस ब्लेड छोड़ दी। अपनी मौजूदा शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना के साथ गोंजालस की चेतना को नष्ट करना उसके लिए बच्चों का खेल था। उसने पल भर में उसके एब्डोमिनल को साफ कर दिया, वहां कुछ भी शेष नहीं छोड़ा। गोंजालस का शरीर तुरंत जड़ हो गया। उसकी सारी छटपटाहट और चीखें थम गईं, आंखें बेजान हो गईं, और वह सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह गया। ऐसे लोगों के लिए आरव के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उसके नज़र में जो कोई भी इंडिया पर हमला करना चाहता है, वह मरने के काबिल है, और ये तो पहले ही उसकी किस्मत थी कि उसका शरीर सलामत बचा रह गया। दुश्मन की 3 आत्माएं और 7 प्राण नष्ट करने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर इशारा किया। तरुण की आत्मा तुरंत उड़ती हुई आई और हरे धुएं की एक लकीर बनकर एब्डोमिनल में समा गई। तरुण के लिए इसे अब किसी और के शरीर पर जबरदस्ती कब्जा करना भी नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि वह घर पहले से ही पूरी तरह तैयार और साफ किया जा चुका था। अंदर जाते ही उसे बस शरीर के साथ घुलना और कंट्रोल संभालना था। सब कुछ स्वाभाविक रूप से हुआ। आरव ने आत्मा और शरीर के सहज मिलन को नियंत्रित किया।
सिर्फ कुछ ही सांसों में गोंजालेस की आंखों में फिर से रोशनी आ गई, लेकिन अब वह माउंट ओलिम्पस का शिष्य नहीं था, बल्कि थ्री घोस्ट सेक्ट का सेक्ट लीडर तरुण था। हा हा हा, मैं फिर से जिंदा हूं, और ऊपर से इतना खूबसूरत शरीर भी मिल गया। तरुण जोर जोर से हंसा, फिर धड़ाम से घुटनों के बल गिरा और आरव को बार बार प्रणाम किया। ये तुच्छ सेवक इमॉर्टल फिजिशियन का जीवन दान के लिए हृदय से धन्यवाद करता है। ठीक है, पीछे जाओ। आरव ने हाथ हिलाया और तरुण सीधे पीछे जाकर अपने शिष्यों से जा मिला। समय भले ही कम था, लेकिन वे हर पल साथ रहे थे, बस मौत ने उन्हें अलग कर दिया था। अब दोबारा मिलकर सभी की भावनाएं उमड़ पड़ीं। तीनों बड़े गुटों के लोग पूरी तरह अवाक रह गए। इस पल उन्होंने सच में सामने खड़े इस युवक की दबंगता को महसूस किया। उनकी आंखों के सामने ही किसी की आत्मा नष्ट कर दी गई और किसी और का शरीर छीन लिया गया। तरुण को जिंदा लौटते देखकर आयन सेबर सेक्ट के शिष्य बेहद खुश हो गए और धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गए। हम इमॉर्टल हीलर से विनती करते हैं, हमारे सेक्ट लीडर को बचा लीजिए। आरव ने गहरी सांस ली। हिमेश का प्राइमोर्डियल स्पिरिट पहले ही पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अपनी असाधारण चिकित्सा क्षमता के बावजूद वह उसे नहीं बचा सकता था। तुम्हारे सेक्ट लीडर ने देश के लिए बलिदान दिया है, उसे वापस जिंदा लाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसका बदला जरूर लूंगा और उनसे 1000 गुना कीमत वसूल करूंगा। ये कहते हुए उसने मुड़कर सामने खड़ी भीड़ की ओर तीखी नजर डाली। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें मेरी इंडिया पर हमला करने की हिम्मत किसने दी। जब यहाँ आ ही गए हो, तो फिर सब यहीं रहोगे। वह अकेला था, लेकिन उसकी भयानक आभा ने पूरी वेस्टर्न आर्मी को दबा दिया। कुछ कमजोर दिल वाले तो कांपने भी लगे। देखते ही देखते उनका मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। डिवाइन कॉर्ट, जो इस ईस्टर्न एक्सपेडिशन की शुरुआत करने वाला था, अब और चुप नहीं रह सकता था। 7 सेंट्स में दूसरे स्थान पर रहने वाला राफाएल आगे बढ़ा। उसने एक पवित्र मुद्रा अपनाई, सीने पर क्रॉस का निशान बनाया और पवित्र भाव के साथ बोला, इंडियन लोगों, ये भगवान की इच्छा है और तुम इसका विरोध नहीं कर सकते। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आसमान चीरती हुई एक तेज तलवार रोशनी गिरी, जिसमें धरती हिला देने वाली शक्ति थी। राफाएल बुरी तरह चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतना तेज होगा और बिना चेतावनी हमला कर देगा। कई वर्षों से सोया हुआ सेंट होने के नाते उसकी ताकत पहले के गॉड एम्परर एडम से कहीं ज्यादा थी। वह डिवाइन कॉर्ट के पवित्र मंत्र बिना किसी जप के भी चला सकता था। उसने हाथ उठाकर इशारा किया और उसके सामने पवित्र प्रकाश की एक विशाल ढाल प्रकट हो गई। उसकी शक्ति के साथ ये होली लाइट शील्ड तलवारों और गोलियों से पूरी तरह सुरक्षित थी। यहाँ तक कि आधुनिक हथियार भी इसे भेद नहीं सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से उसका सामना सानवी से था, एक पीक ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन कल्टिवेटर, जिसकी तलवार कला चरम पर पहुंच चुकी थी। तलवार चमकी और टोफू को चाकू से काटने की तरह उसकी होली लाइट शील्ड को चीरती हुई निकल गई और फिर राफाएल को 2 हिस्सों में काट दिया। डिवाइन कॉर्ट के 7 विक्टर्स में वह दूसरे स्थान पर था, लेकिन आधा वाक्य भी पूरा किए बिना एक ही तलवार में मौके पर ही मारा गया। हिस, भीड़ से सामूहिक सांस खींचने की आवाज आई। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। ये औरत वाकई बेहद भयानक थी। आरव जो कहें वही अंतिम है। तुम्हारे तथाकथित देवता, पीछे हटो। जो कोई और एक शब्द बोलेगा, उसे मार दिया जाएगा। सानवी तलवार ताने खड़ी थी, मानो म्यान से निकला हुआ कोई बेजोड़ दिव्य हथियार हो, जिससे ठंडी हत्या भावना निकल रही थी। आमतौर पर, अगर कोई डिवाइन कॉर्ट के देवताओं के साथ ऐसा बेरहम व्यवहार करता, तो ये लोग तुरंत भड़क उठते। लेकिन इस समय कोई भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। यही शक्ति है, जिसके पास शक्ति होती है, वही सब कुछ तय करता है। कल्टिवेशन की वर्ल्ड में भी यही सच है, और धरती पर भी। डिवाइन कॉर्ट के सभी लोगों की नज़रें सैंडर्स पर टिक गईं, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहा, बिना किसी प्रतिक्रिया के। पहले वही चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि वह ईस्टर्न एक्सपेडिशन शुरू करेगा और भगवान की रोशनी को वर्ल्ड के हर कोने में फैलाएगा। लेकिन वह अपनी ताकत अच्छी तरह जानता था। भले ही वह 7 सेंट्स में पहले स्थान पर था, उनकी शक्तियों में ज्यादा अंतर नहीं था। राफाएल एक ही तलवार में मारा गया, तो उसका हाल इससे बेहतर कैसे हो सकता था। परिणाम पहले से ही तय था। ये औरत बहुत ज्यादा ताकतवर है, वे उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। इस समय उसे मालिनी की पहले कही बात याद आ गई,
इंडिया एक जादुई देश है जिसे डिवाइन कॉड बिल्कुल भी छेड़ नहीं सकता, यहाँ तक कि उनके जैसे पुराने राक्षस भी नहीं जो लंबी नींद से जागे हों। अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं था। वे फंस चुके थे, न हमला करने की हिम्मत थी, न पीछे हटने का साहस। वे बस हालात के बदलने का इंतजार कर सकते थे। हालांकि वहां हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन इस समय अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बाकी लोग भी बेचैन थे। वे बड़े बड़े सपने लेकर आए थे, सोच रहे थे कि अब इंडिया पर राज करने का समय आ गया है। लेकिन किसने सोचा था कि इंडिया की जमीन पर कदम रखने से पहले ही किसी दूसरे देश के ताकतवर लोगों से वे इस कदर डर जाएंगे। आरव के होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभरी। क्या तुम मेरी इंडिया पर लालच नहीं कर रहे थे? क्या तुम ईस्टर्न एक्सपेडिशन शुरू नहीं करना चाहते थे? आओ, मैं तुम्हें मौका देता हूं अपनी काबिलियत दिखाने का। या अब हमला करने की हिम्मत भी नहीं बची। इंडिया के छोटे बच्चों, मेरे रहते हुए तुम इतनी अकड़ नहीं दिखा पाओगे। एक भारी, कठोर और बेहद अप्रिय आवाज के साथ अंधेरे से कोई बाहर निकला। ये प्राणी काफी लंबा था, लेकिन उसके चेहरे के नक्शे बिल्कुल साफ नहीं दिख रहे थे। उसका पूरा शरीर हरे, चिपचिपे द्रव से ढका हुआ था, जिसे देखकर घिन आती थी। एडविक, 10,000 साल से सोया हुआ एक ज़ॉम्बी। उसके शरीर से निकलने वाला हरा तरल बेहद जहरीला कठपुतली पॉइजन था। आम आदमी अगर उसे छू ले तो पल भर में मर जाए। इस समय उसके सामने आने की वजह भी थी। 10,000 साल पुराने ज़ॉम्बी होने के नाते उसकी रक्षा शक्ति बेहद मजबूत थी। साधारण तलवारें और हथियार उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इसके अलावा उसका कठपुतली पॉइजन इतना खतरनाक था कि बिना छुए भी सिर्फ उसकी जहरीली गैस से लोग धीरे धीरे प्रभावित हो सकते थे। आगे आकर उसने अपनी मरी हुई मछली जैसी बेजान आंखों से आरव और बाकी लोगों को देखा। कौन है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है? जैसे ही सानवी तलवार निकालने वाली थी, जॉकी ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। इस आदमी को मुझे संभालने दो। यह एक ज़ॉम्बी है और मैं कॉप्स पपट का एंसेस्टर हूँ। कुनलिन रेल्म में बेहद दुर्लभ हेवनली डेमन बॉडी के साथ इससे निपटने के लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये कहने के बाद जॉकी बड़े कदमों से आगे बढ़ा और एडवर्ड के सामने जा खड़ा हुआ। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे एक मुक्का मार दिया। अज्ञानी इंडियन। एडवर्ड बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया, बल्कि उसके होंठों पर उपहास भरी मुस्कान आ गई। अगर सानवी हमला करती तो वह उसकी तलवार ऊर्जा से बेहद डरता, लेकिन अगर कोई और खाली हाथ उससे भिड़े तो क्या वह खुद मौत को दावत नहीं दे रहा? 10,000 साल पुराने ज़ॉम्बी शरीर के साथ सामने वाला उसकी रक्षा को कभी तोड़ ही नहीं सकता था। ऊपर से कठपुतली पॉइजन से संक्रमित होते ही वह थोड़ी ही देर में सड़कर खूनपस में बदल जाता। इसी वजह से उसने जरा भी बचाव नहीं किया और जॉकी का मुक्का सीधा उसकी छाती पर जा लगा। उसका घमंड और मजाक सिर्फ एक पल तक ही टिक पाया। मुक्का लगते ही उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया। जॉकी की मुट्ठी देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन असल में वह सादगी में वापसी के स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसने अपनी सारी शक्ति को एक ही बिंदु में समेटकर अचानक विस्फोट किया था। एडविक की जिस रक्षा पर उसे इतना घमंड था, वह इस मुक्के के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुई। सिर्फ एक ही मुक्के में वह तोप के गोले की तरह उड़ गया। उसकी छाती में एक काला गड्ढा बन गया और उसके अंदरूनी अंग पूरी तरह नष्ट हो गए। इस पल पश्चिमी गुट के सभी लोग सन्न रह गए। वे जानते थे कि ये 10,000 साल पुराना ज़ॉम्बी उनके सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक था, फिर भी वह एक ही मुक्के को नहीं झेल सका। एडवर्ड 4-5 वैम्पायर ग्रैंड ड्यूक्स को टक्कर मारते हुए उड़ा ले गया। तब कहीं जाकर वो मुश्किल से खुद को संभाल पाया। उसने अपनी छाती के उस विशाल छेद को देखा और समझ गया कि उसका अंत तय हो चुका है। भले ही वह डार्क फैक्शन की ज़ॉम्बी तकनीकों का अभ्यास करता था, लेकिन वह आखिरकार एक जीवित इंसान ही था। इतनी गंभीर चोटों के साथ उसका बचना असंभव था। तुम मुझे मार दोगे, लेकिन तुम भी बच नहीं पाओगे। एडवर्ड का बदसूरत चेहरा भयानक क्रूरता से बिगाड़ हो गया। मेरे हजारों साल पुराने कठपुतली पॉइजन से दूषित होकर तुम भी मरोगे। तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम्हारा जहर कुछ भी नहीं है, पात के बराबर भी नहीं। जॉकी ने दूर से ही एक और मुक्का मारा और एडवर्ड को अनगिनत टुकड़ों में उड़ा दिया। जहां तक उसके बताए उस 10,000 साल पुराने कठपुतली पॉइजन की बात है, हेवनली डेमन बॉडी के सामने वह बच्चों का खेल था, बिल्कुल बेअसर। हजारों साल पुराने ज़ॉम्बी को चितड़े चितड़े होते देखकर सैंडर्स की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हालांकि सामने वाला डार्क रेस का सदस्य था, लेकिन इस समय वे एक ही पक्ष में थे।
सबसे अहम बात यह थी कि एडविक की मौत ने पूरी तरह सामने वाले की ताकत उजागर कर दी थी। भले ही यह कोई और व्यक्ति था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति भी आसमान छू रही थी। वे उसका मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ थे। वास्तव में यही सच था। ईस्टर्न एक्सपेडिशनरी आर्मी के पास भले ही अनगिनत पुराने राक्षस हों, लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली भी ज्यादा से ज्यादा महायाना स्तर तक ही थे। जबकि आरव के पक्ष में मौजूद हर व्यक्ति ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के चरम पर था। कोई भी शुरुआती स्तर पर नहीं था। ग्रेट असेंशन की तो बात ही छोड़िए। ये लड़ाई कम और एक तरफा कुचलना ज्यादा थी, जिसमें जरा भी रोमांच नहीं था। पश्चिमी लोग भी यह बात समझ चुके थे। अब वे सब चुपचाप खड़े थे, किसी में आगे बढ़कर उकसाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब यह नहीं था कि सब ठीक था। डेना सिचू आगे बढ़ी और डार्क वर्ल्ड की वैम्पायर सेना की ओर तीखी नजर से देखा। वह कभी वैम्पायर क्लैन की क्वीन हुआ करती थी। भले ही अब उसने शरीर बदल लिया हो, लेकिन पुराने संबंधों के कारण कुछ बातों की पूछताछ करना जरूरी था। उसकी नज़र वैम्पायर्स के सामने खड़े 3 बूढ़ों पर पड़ी। अब वैम्पायर्स का प्रभारी कौन है? इन तीनों एंशंट वैम्पायर्स ने पहले ही जॉकी और सानवी की ताकत देख ली थी। वे सहम कर पीछे हट गए और किसी और के आगे आने का इंतजार करने लगे। लेकिन अब जब सामने से सवाल आ चुका था, तो वे डरपोकों की तरह छिपे नहीं रह सकते थे। तीनों एंशंट वैम्पायर्स में से ड्रैक्युला सबसे पहले आगे आया। उसने जबरदस्ती एक परिपक्व और गंभीर मुद्रा अपनाई। छोटी लड़की, हमारे वैम्पायर क्लैन के मामलों में दखल देना तुम्हारा काम नहीं है। उसे लगा था कि अपनी ताकत के दम पर सामने वाला कुछ तो लिहाज करेगा, या कम से कम इज्जत रखेगा। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसके सिर के ऊपर सच्ची ऊर्जा से बना एक विशाल हाथ प्रकट हुआ और उसे जोर से जमीन पर दे मारा। एक जोरदार धमाके के बाद, जब डेना सिचू ने वह बड़ा हाथ हटा लिया, तो सबके सामने एक इंसान के आकार का गड्ढा दिखाई दिया। ड्रैक्युला को सीधे जमीन में ठोक दिया गया था। आसपास खड़े सभी लोग अवाक रह गए। यह एक एंशंट वैम्पायर था, जो एंशंट काल से जिंदा था, जिसकी ताकत अथाह मानी जाती थी, फिर भी उसे ऐसे थप्पड़ मारकर कैसे दबा दिया गया। सबसे ज्यादा सदमे में पास खड़े बाकी 2 एंशंट वैम्पायर्स थे। ड्रैक्युला की हालत देखकर उनके हाथ पांव तक कांपने लगे। आमतौर पर वैम्पायर्स अपने बेहद मजबूत शरीर और तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, खासकर एंशंट वैम्पायर्स। लेकिन इस समय ड्रैक्युला को एक ही वार में जमीन में दबा दिया गया था। और यह सबसे भयानक बात भी नहीं थी। एंशंट वैम्पायर्स के लिए, जब तक उनकी मूल ब्लड लाइन बची रहती है, वे किसी न किसी तरह जिंदा रह जाते हैं। लेकिन ड्रैक्युला साफ तौर पर मर चुका था, पूरी तरह उसकी जीवन मृत्यु तक खींच ली गई थी। ये सचमुच डरावना था। वैम्पायर्स तो दूसरों का खून पीने वाले होते हैं, कब से वे खुद किसी का खून पीने का शिकार बनने लगे? उन्हें ये पता नहीं था कि डेना सिचू ने होली ब्लड सेक्ट की तकनीकों का अभ्यास किया था, और उसका रक्त पर कंट्रोल वैम्पायर्स से 1000 गुना ज्यादा था। सबसे अहम बात यह थी कि वह वैम्पायर्स की शारीरिक संरचना से बेहद परिचित थी। वह उनके कमजोर बिंदु आसानी से ढूंढ सकती थी और एक ही वार में जान ले सकती थी। डेना सिचू शांत खड़ी रही, मानो उसने कोई तुच्छ काम किया हो। उसने ड्रैक्युला की ओर दोबारा देखा तक नहीं, बल्कि अपनी नज़र दूसरे एंशंट वैम्पायर, मीरा, पर डाल दी। अब वैम्पायर्स का प्रभारी कौन है? उसकी आवाज़ शांत थी, यहाँ तक कि नर्म भी, लेकिन उससे निकलने वाला दबाव पूरे मैदान में फैल गया, जिससे कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। खासकर मीरा, जिसके पास ही ड्रैक्युला की तस्वीर बनी हुई थी। वह इस औरत की ताकत को सबसे बेहतर समझ चुकी थी। वह उसे जरा भी उकसाने की हिम्मत नहीं कर पाए। बिना एक पल गंवाए वह हवा में उछली, सुनहरे पंखों वाली चमगादड़ में बदल गई और तेजी से दूर भागने लगी। सालों से उसका सिद्धांत यही था, जीत सको तो लड़ो, नहीं तो भागो। जब सामने इतना शक्तिशाली दुश्मन हो, तो भागना ही सबसे पहला विकल्प था। इसी वजह से वह एंशंट काल से आज तक जिंदा रह पाई थी। लेकिन दुर्भाग्य से डेना सिचू के सामने भागना भी एक सपना ही था। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं। डेना सिचू ने हाथ उठाया और सच्ची ऊर्जा से बनी एक बड़ी हथेली से उस सुनहरे पंखों वाली चमगादड़ को पकड़ लिया, फिर हल्का सा जोर लगाते ही उसके दोनों पंख उखाड़ दिए। मीरा ने दिल दहला देने वाली चीख मारी और वापस इंसानी रूप में आकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अब उसकी दोनों भुजाएं गायब थीं और जख्मों से खून फूट रहा था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने इस औरत को बहुत कम आंका था।
मैं बताऊंगा, मैं सब कुछ बता दूंगा। देखते ही कि वह बच नहीं सकता, उसने तुरंत सिर झुका दिया, लेकिन डेना सिचू ने उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया और एक थप्पड़ मार दिया। एक और जोरदार धमाके के साथ ड्रैक्युला के पास ही एक और इंसानी आकार की तस्वीर बन गई। फर्क बस इतना था कि उसमें बाजू नहीं थे। आसपास खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। ये औरत बेहद दबंग थी, एक ही थप्पड़ में जान ले सकती थी। मीरा को मारने के बाद डेना सिचू ने अपनी नज़र आखिरी एंशंट वैम्पायर सलाह पर डाली। अब वैम्पायर्स का प्रभारी कौन है? ये मैं हूँ। एक एंशंट वैम्पायर होने के बावजूद इस समय सलाह पूरी तरह डर चुका था। उसका पहले से ही फीका चेहरा अब और भी ज्यादा बेजान हो गया था। डरना नहीं चाहिए। भले ही वैम्पायर्स को अमर कहा जाता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अब उसके ठीक बगल में वे दो लोग पड़े थे, पूरी तरह मरे हुए, बिल्कुल मृत। डेना सिचू ने फिर पूछा, लूसिया कहाँ है? सलाह हकलाते हुए बोला, वो हमारे द्वारा डार्क कैसल में कैद की गई है। जिस ब्लड एम्परर को मैं मान्यता देती हूँ, उसे कैद करने की भी तुम्हारी हिम्मत हुई? तुमने इतना बड़ा साहस कैसे किया? डेना सिचू ने तीसरा सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। उसने फिर से थप्पड़ मारा और उसके सामने एक और वैम्पायर की तस्वीर बन गई। ये तीनों एंशंट वैम्पायर्स हजारों सालों से जिंदा थे। वे अभी अभी जागे थे और सोच रहे थे कि अब पूरी वर्ल्ड पर राज करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूर्व में कदम रखा, इतनी दर्दनाक मौत मरे। तीनों बूढ़ों की मौत के बाद बाकी वैम्पायर्स पूरी तरह डर गए और तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। कुछ लोगों ने पहले डेना सिचू को देखा था, अब उसे पहचानते ही वे चिल्लाने लगे, हमें छोड़ दो, ब्लड एम्परर, हमें छोड़ दो। तुम गद्दारों ने मेरी इंडिया को ठेस पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें मुझसे दया मांगने का क्या हक है? इन लोगों ने साफ तौर पर मालिनी से गद्दारी की थी। ऊपर से इंडिया पर ईस्टर्न एक्सपेडिशन में हिस्सा लेने के कारण डेना सिचू ने उन पर जरा भी रहम नहीं किया। उसने हाथ हिलाया और एक लाल धुंध सभी वैम्पायर्स को ढक गई। आह आह, दिल दहला देने वाली चीखें लगातार गूंजती रहीं। जब डेना सिचू ने वह लाल धुंध हटा ली, तो सामने सिर्फ सूखे हुए शव बचे थे। आसपास खड़े लोग पूरी तरह सन्न रह गए। ये वही मशहूर वैम्पायर्स थे जो हमेशा दूसरों का खून पीते थे। कब से उनका अपना खून निचोड़ा जाने लगा? सैंडर्स ने जोर से निगल लिया। ताकत के लिहाज से भले ही तीन एंशंट वैम्पायर क्लैन्स उससे कुछ कमजोर हों, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। फिर भी उन्हें इतनी आसानी से मिटा दिया गया। सानवी से लेकर जॉकी और अब डेना सिचू तक, इनमें से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति था जो उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। वे पूरे आत्मविश्वास के साथ आए थे, ये सोचकर कि अपनी ताकत से पूरे राष्ट्र को कुचल देंगे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया कि वे दूसरों से कहीं कमजोर हैं। उसने गला साफ किया और आरव की ओर देखा, युवा मित्र, क्या आज की बात यहीं खत्म कर दी जाए? पहले वो इंडिया की इस रहस्यमयी धरती और यहाँ अचानक पुनर्जीवित हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का लालच कर रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसके पास इसे पाने की शक्ति ही नहीं है। यहीं खत्म? आरव ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। क्या तुम समझौता करना चाहते हो? हाँ हाँ, सैंडर्स जैसा मोटी चमड़ी वाला व्यक्ति भी इस समय कुछ शर्मिंदा लग रहा था। गॉड दयालु हैं, अगर हम लड़ाई जारी रखते हैं तो हताहत बहुत ज्यादा होंगे। बेहतर है यहीं रुक जाएं। क्या तुमने एक पुरानी इंडियन कहावत नहीं सुनी? आरव की आंखें तेज हो गईं। जो इंडिया को अपमानित करेगा, चाहे वह कितना ही दूर क्यों ना हो, उसे सजा दी जाएगी। अब तुम खुद मेरे दरवाजे तक आ गए हो और आना जाना अपनी मर्जी से करना चाहते हो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि इंडिया बेबस है? राकेश ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैंने बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन तुम जितना बेशर्म कभी नहीं देखा। जीत सकते हो तो लड़ते हो, नहीं जीत सकते तो शांति की बात करते हो। वर्ल्ड की सारी अच्छी चीजें तुम्ही को चाहिए। ये सैंडर्स थोड़ी देर चुप रहा, फिर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, युवा मित्र, तुम्हें हालात समझने चाहिए। हम तुमसे डरते नहीं हैं। तुम्हें समझना होगा, इस बार हमारे पास हजारों शक्तिशाली योद्धा हैं। अगर आखिरी दम तक लड़ाई हुई तो किसी को भी फायदा नहीं होगा, शायद नुकसान तुम्हें ही ज्यादा उठाना पड़े। उसकी बात खत्म होते ही पीछे खड़े वेस्टर्न लोगों का हौसला अचानक बढ़ गया। अब उन्हें एहसास हुआ कि भले ही वे थोड़ा कमजोर हों, लेकिन संख्या में वे बहुत ज्यादा थे, पूरे 3-4 हजार। इंडियन लोग, क्या सच में तुम्हें लगता है कि हम डरते हैं? हमारे पास इतने शक्तिशाली योद्धा हैं, तुम लोग तो बस गिनती के हो, है न? एक को हरा सकते हो,
तो क्या 10 या 100 को भी हरा सकोगे? अगर हम सब एक साथ टूट पड़ें तो थूक से ही तुम्हें डुबो दें। ये वेस्टर्न लोग ऐसे उछलने लगे मानो उन्हें कोई उत्तेजक दवा लगा दी गई हो। वे लगातार चिल्ला रहे थे, जैसे फैसला उनके हाथ में हो और शांति की भीख इंडियन लोग मांग रहे हों। यही असर सैंडर्स चाहता था। जब तक वो इन लोगों को भड़का सकता था, तब तक वह हमला भी कर सकता था और बचाव भी, पूरी तरह स्थिति पर काबू रखते हुए। भीड़ की उत्तेजना देखकर उसने आग में घी डाल दिया। जरा सोचो, इतनी कम उम्र में इनके पास इतनी ताकत क्यों है? क्या यह इसलिए नहीं कि इनका जन्म इंडिया में हुआ? इतनी रहस्यमयी धरती, इतने भरपूर संसाधन, क्या ये सिर्फ इंडियन लोगों के होने चाहिए? सामान्य हालात में उसकी बातें शायद ज्यादा असरदार न होती, लेकिन इस समय वे चौंकाने वाली तरह से प्रभावी थीं। पहला कारण ये था कि हाल ही में आध्यात्मिक ऊर्जा का पुनर्जागरण इंडिया में हुआ था। दूसरा कारण आरव और उसके साथी खुद सबूत की तरह सामने खड़े थे। इनमें से कई लोग सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि 10,000 साल पुराने राक्षस थे, लेकिन उनकी ताकत बस औसत ही थी। और सामने खड़े ये युवक, सिर्फ 20-22 साल के, फिर भी इतनी भयानक शक्ति रखते थे। इसका मतलब साफ था, इंडिया के पास बेहद शक्तिशाली कल्टिवेशन संसाधन थे। कल्टिवेटर्स के लिए सबसे बड़ा लालच संसाधन ही होते हैं। जैसा कहा जाता है, इंसान धन के लिए मरता है और पक्षी दाने के लिए। ये लोग इस लालच में इतने डूब गए कि उन्होंने आरव और उसके साथियों की अभी अभी दिखाई गई भयानक ताकत को भी भूल गए। चार्ज! शांति की बात छोड़ो, इन्हें मार डालो और इंडिया में घुस चलो, किसी ने चिल्लाकर कहा, और हमले का बिगुल बज उठा। 3-4 हजार लोग, मानो खून उबाल दिया गया हो, गगनभेदी नारे लगाते हुए आरव और उसके साथियों की ओर टूट पड़े। फिर एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। 3 पॉपुलर ट्रीज के नीचे एक ओर सिर्फ 20 से ज्यादा इंडियन लोग थे और दूसरी ओर 3-4 हजार वेस्टर्न विशेषज्ञ। ये लोग हथियार लहराते हुए, हत्या की भावना और भारी दबाव के साथ आगे बढ़ रहे थे। जब सैंडर्स दूसरों को उकसा रहा था, वह खुद बिल्कुल नहीं हिला। वह ठंडी मुस्कान के साथ तमाशा देख रहा था। वह देखना चाहता था कि यह युवक असल में कितना शक्तिशाली है। जैसे ही उसे लगेगा कि पलड़ा उसके पक्ष में है, वह तुरंत कार्रवाई करेगा। आरव के होठों पर उपहास भरी मुस्कान आ गई। कभी कभी संख्या के बल पर जीतने की रणनीति काम करती है और कभी बिल्कुल बेकार साबित होती है। जैसे इस समय, भले ही इन लोगों की संख्या 10 या 100 गुना ज्यादा हो, फिर भी ताकत के अंतर को पाटा नहीं जा सकता। उसने कलाई घुमाई और हेवनली थंडर पर्ल सीधे आकाश में उड़ गई। एक ही पल में हवा और बादल बदल गए, गड़गड़ाहट गूंज उठी और एडल्ट की जांघ जितनी मोटी अनगिनत बिजली की धाराएं आसमान में फैल गईं। वेस्टर्न सेना की ओर एक मम्मी किंग आगे बढ़ रहा था कि अचानक आकाश से बिजली गिरी और उसे पल भर में धूल बना दिया। दूसरी ओर डार्क फोर्सेस में वैम्पायर्स को डेना सिचू पहले ही मिटा चुकी थी। बचे हुए ब्लैक विज़र्ड्स और ज़ॉम्बीज बिजली के सामने पूरी तरह बेबस थे। ये अंधेरे प्राणी बिजली की शक्ति से सबसे ज्यादा डरते हैं। अक्सर एक ही बिजली दर्जनों को एक साथ शुद्ध कर देती है। सिर्फ डार्क क्रीचर्स ही नहीं, माउंट ओलंपस के देवता और इंडिया के गोल्डन लायन क्लैन के योद्धा भी इस प्रचंड बिजली को सह नहीं सके और भारी नुकसान उठाया। हेवनली थंडर पर्ल से निकलने वाली बिजली मानो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी, लगातार इन लोगों पर बरसती जा रही थी। लड़ाई शुरू होते ही वेस्टर्न अलायंस के आधे से ज्यादा लोग मारे गए या घायल हो गए। अब सब शांत हो गए और उन्हें समझ आ गया कि सामने वाला कितना भयानक है। वे उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। भागो! ग्रेट सेज शाहरुख अब न घमंडी रहा, न अहंकारी। एक जोरदार चीख के साथ वह मुड़ा और उसी रास्ते से भागने लगा जहां से आया था। आरव इन लोगों को भागने कैसे देता? उसने हाथ हिलाया और उसके पीछे खड़े लोग पल भर में टेलीपोर्ट हो गए। आंख झपकते ही वेस्टर्न सेना को चारों ओर से घेर लिया। बिल्कुल सही, हालांकि उनकी संख्या सिर्फ 7-8 ही थी, फिर भी उन्होंने हजारों वेस्टर्न एक्सपर्ट्स को घेर लिया था। जहां तक साधु बूजी और 3 घोस्ट सेक्ट के सदस्यों की बात थी, उन्हें बस किनारे खड़े होकर देखना था। उन्हें लड़ाई में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। शाहरुख ने अपनी रफ्तार को चरम सीमा तक पहुंचा दिया, लेकिन वह ज्यादा दूर भाग भी नहीं पाया था कि अचानक उसके सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। राकेश! बूढ़े, अभी तो तुम बड़े कमाल के लग रहे थे ना? कितने जबरदस्त थे तुम, फिर अब सबसे तेज क्यों भाग रहे हो? शाहरुख का चेहरा जम गया। हालांकि उसने अभी तक इस युवक को लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन आरव जिन लोगों को लाया था, वे सब बेहद ताकतवर थे।
तो ये भी उनसे कम नहीं होगा। छोटे बच्चे, रास्ते से हट जा। मैं इंडिया का ग्रेट सेज और टीचर हूँ, वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। हालांकि वह जान बचाकर भाग रहा था, फिर भी उसकी इंडियन आदतें नहीं बदली थीं। वह खुद को अब भी वर्ल्ड का नंबर 1 मानता था। हा हा हा, ये तो कमाल है। इतना डर गया कि पैंट गीली होने वाली है, फिर भी डींगे मारने की हिम्मत। राकेश ने ऐसा बेशर्म आदमी पहले कभी नहीं देखा था और जोर से हंस पड़ा। अगर ऐसा ही है तो जरा मुझे भी देख लेने दो कि तुम क्या कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो क्या मैं वर्ल्ड का नंबर 1 नहीं बन जाऊंगा? छोटे बच्चे, क्या तुम समझते हो कि मैं मजाक कर रहा हूं? शाहरुख का चेहरा सख्त हो गया। अभी भी रास्ते से हट सकते हो। जैसे ही यह होली मास्टर वार करेगा, तुम्हारी मौत तय है। बहुत बकवास करते हो। लड़ोगे या नहीं? अगर नहीं तो मैं ही वार कर देता हूं। राकेश ने ये कहते हुए तलवार चमकाई और मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे कई लोगों को काट गिराया। ये देखकर कि सामने वाला डरने वाला नहीं है, शाहरुख के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसका चेहरा और भी गहरा हो गया। तुम खुद मौत को बुला रहे हो, तो इस होली मास्टर को दोष मत देना। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ड्रैगन और एलिफेंट की असली ताकत क्या होती है। यह आदमी डींगे भले ही बहुत मारता हो, लेकिन उसके पास सच में कुछ काबिलियत थी। उसने बाएं हाथ से इशारा किया। एक विशाल ड्रैगन की छवि आसमान में उछल पड़ी, दांत और पंजे दिखाते हुए। दाएं हाथ को आगे बढ़ाते ही एक छोटे माउंटेन जितना बड़ा एलिफेंट प्रकट हुआ, उतना ही भयानक। ड्रैगन एंड एलिफेंट मेथड इंडिया की एक गुप्त राष्ट्रीय कला भी थी। ये देखकर उसके पीछे खड़े लोग जोश में आ गए, झंडे लहराने लगे और नारे लगाने लगे। ग्रेट सेज और होली टीचर स्वर्ग के नीचे अजेय हैं। ग्रेट सेज और होली टीचर की डिवाइन पावर अनुपम है। ग्रेट सेज और होली टीचर, इस इंडियन को मार डालो। ये लोग इतनी जल्दी माहौल में डूब गए, जैसे सबको कोई नशा चढ़ गया हो। वे ये तक भूल गए कि वे अभी अभी भाग रहे थे। मर जाओ। अपने चारों ओर की भव्य आभा महसूस कर शाहरुख का आत्मविश्वास भी चरम पर पहुंच गया। उसने हाथ हिलाया और ड्रैगन व एलिफेंट सीधे राकेश पर टूट पड़े। बस इतना ही। राकेश ने होंठ टेढ़े किए। उसे साफ दिख रहा था कि सामने वाले की कल्टिवेशन अधिकतम महायाना के शुरुआती स्तर तक ही थी, फिर भी वो उसके सामने दिखावा कर रहा था। उसने हाथ उठाकर हल्का सा इशारा किया। उसी पल असहनीय दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया और ड्रैगन व एलिफेंट की रोशनी छाया पल भर में चूर चूर हो गई। क्या? ये देखकर इंडिया के लोग तुरंत चुप हो गए। शाहरुख का चेहरा बुरी तरह बदल गया। सामने वाले ने उसके सबसे शक्तिशाली हमले को इतनी आसानी से तोड़ दिया। ये साबित करता था कि उसकी ताकत अनुमान से कहीं ज्यादा थी। वो पलटकर फिर से भागने ही वाला था कि राकेश की मुट्ठी पहले ही उसके सामने आ चुकी थी। बचने की कोई जगह नहीं थी। शाहरुख को मजबूरन मुक्के का सामना करना पड़ा। दोनों की मुट्ठियां टकराईं और राकेश ने एक ही वार में उसकी पूरी बांह चकनाचूर कर दी। शाहरुख दर्जनों मीटर दूर उड़ गया, रास्ते में अपने 7-8 शिष्यों को गिराता हुआ, और तब कहीं जाकर रुका। मुंह के कोने से खून पोंछते हुए वह किसी तरह खड़ा हुआ। इंडियन, एहसान फरामोश मत बनो। मैंने अभी हाथ रोका हुआ था। अगर मैं अपनी असली ताकत दिखाऊं तो तुम एक वार भी नहीं झेल पाओगे। अभी भी भाग जाओ, नहीं तो मौत तय है। ये कहते ही उसे सीने में खून उबलता महसूस हुआ और उसने फिर से खून की एक धार थूक दी। राकेश हंस पड़ा। बूढ़े, तुम सच में डींगे मारने में उस्ताद हो। चलो फिर, जरा दिखाओ कि बिना हाथ रोके तुम कैसे होते हो। ये कहते हुए उसने एक थप्पड़ मार दिया। आह! इस विनाशकारी हमले के सामने शाहरुख के मुंह से बस एक बेबस चीख निकल सकी। वह पहले ही अधमरा था, अब उसमें कोई ताकत नहीं बची थी। एक जोरदार धमाके के साथ वह और उसके शिष्य राकेश के थप्पड़ से जमीन पर चिपक गए और कीमा बन गए। ऐसे लोग भी होते हैं, काबिलियत बिल्कुल नहीं, लेकिन डींगे मारने में नंबर 1। राकेश ने हाथ झाड़े, मुड़ा और जोर से थूका। कुनलन कॉन्टिनेंट में इतने सालों में उसने इतना बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा था। दूसरी ओर 7 सेंट्स डिवाइन कोर्ट के लोगों को लेकर भागने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने चारों ओर देखा और आखिरकार जॉकी पर नजर टिकाई। यहीं से रास्ता तोड़ने का इरादा था। ये फैसला उन्होंने यूं ही नहीं लिया था। डिवाइन कोर्ट के सेंट्स की परसेप्शन बेहद तेज थी और वे जॉकी के शरीर से निकलती डार्क ऑरा को पहले ही भांप चुके थे।
वे होली पावर ऑफ लाइट की साधना करते थे, जिसमें डार्कनेस को दबाने की जन्मजात क्षमता होती है। इसीलिए उन्हें लगा कि जॉकी से निपटना उनके लिए सबसे आसान होगा, किसी और से कहीं ज्यादा। सातों आगे बढ़े। सैंडर्स ने पीछे से 2 सेंट्स के साथ रेंज्ड अटैक्स शुरू किए, जबकि बाकी 4 होली लाइट क्रॉस स्वॉर्ड लेकर सीधे झपट पड़े। होली लाइट केज। उनके कल्टिवेशन स्तर पर पहुंचने के बाद मंत्रोच्चार की जरूरत नहीं रहती, मजबूत मानसिक शक्ति के साथ बस हाथ उठाना काफी होता है। सैंडर्स सबसे तेज था। पवित्र प्रकाश का एक विशाल पिंजरा सबसे पहले जॉकी को ढक गया। तुरंत बाद बाकी 2 सेंट्स के मंत्र पहुंचे, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, 3 होली लाइट केजेस ने जॉकी को मजबूती से कैद कर लिया। हा, अब देखते हैं तुम कैसे बचते हो। बाकी 4 सेंट्स जोर से हंसे और अपनी होली लाइट क्रॉस सॉर्ड से चारों दिशाओं से जॉकी पर वार किया। उनकी नज़र में सैंडर्स और साथियों द्वारा बनाया गया होली लाइट केज पवित्र प्रकाश का सर्वोच्च स्तर था, कोई डार्क क्रिएचर इसे तोड़ ही नहीं सकता था। वाकई ऐसा ही लग रहा था। जॉकी शांत खड़ा था, बिल्कुल हिला तक नहीं। लेकिन जैसे ही चारों की तलवारें भीतर घुसी, उन्हें तुरंत कुछ गलत लगा। उनका पूरा जोर लगाने पर भी तलवारें 1 इंच तक आगे नहीं बढ़ीं। जॉकी वहीं खड़ा था, लेकिन उसका शरीर मानो अभेद्य दीवार बन चुका था, हिलने वाला नहीं। बस इतना ही है तुम्हारे पास? जॉकी के खूबसूरत चेहरे पर उपहास की झलक आई। उसने हाथ उठाया और चारों होली लाइट क्रॉस सॉर्ड्स को पकड़ लिया। वे पल भर में लोहे के बुरादे में बदलकर जमीन पर बिखर गईं। चारों दहशत में भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जॉकी ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके चारों ओर के तीनों होली लाइट केजेस तुरंत चकनाचूर हो गए, बिना किसी रुकावट के। ये डिवाइन कॉर्ट के सभी लोग स्तब्ध रह गए, खासकर 7 सेंट्स, जो पूरी तरह सन्न थे। क्या सामने वाला डार्क क्रिएचर नहीं है? फिर यह होली पावर ऑफ लाइट से डर क्यों नहीं रहा? उन्हें ये पता नहीं था कि लाइट सच में डार्कनेस को दबाती है, लेकिन सिर्फ तब जब ताकत बराबर हो। जैसे पानी आग बुझा सकता है, लेकिन समुद्र के सामने एक बूंद का क्या अस्तित्व? उनकी मामूली होली लाइट शक्ति जॉकी के सामने तुच्छ थी, दबाने की बात तो दूर। अपनी जान यहीं छोड़ जाओ। जॉकी ने एक मुक्का मारा और भागते हुए चारों सेंट्स तुरंत फट पड़े, खून की धुंध में बदल गए। सैमरास ने माउंट ओलिम्पस के देवताओं को लेकर घबराहट में भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक सफेद परछाई चमकी और सानवी तलवार हाथ में लिए उनके सामने प्रकट हो गई। अगर पूछा जाए कि इस समय ये लोग सबसे ज्यादा किससे डर रहे थे, तो निस्संदेह वही सामने खड़ी औरत थी। ये याद रखना चाहिए कि कुछ ही देर पहले सानवी ने माउंट ओलिम्पस के दूसरे क्रमांक के देवता को एक ही तलवार के वार में मार गिराया था। जैसे ही महान देवता समरस कुछ कहने वाला था, सानवी ने अपने ठंडे स्वभाव और इस सिद्धांत के साथ कि जहां वार किया जा सकता हो वहां शब्द बर्बाद न किए जाएं, सीधे तलवार चला दी। ये समरस के दिल में गहरी कड़वाहट भर गई। ये औरत बहुत ज्यादा निर्दयी थी, बिना किसी चेतावनी के हमला, सुलह की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, वह सिर्फ अपना भाला घुमाकर सामने से वार रोकने की कोशिश कर सकता था। लेकिन हकीकत ने उसे निराश कर दिया। उसकी क्षमता और उसके हाथ का हथियार दोनों ही सानवी को रोकने के लिए काफी नहीं थे। एक ही तलवार के झटके में भाला 2 टुकड़ों में टूट गया और समरस का सिर हवा में उड़ गया। उसके साथ ही दर्जनों लोग और भी मारे गए। उस एक ही तलवार के वार की शक्ति भयावह थी। तीसरा देवता एलेक्स हवा में उड़ गया। इस समय जान बचाने के लिए उसे बाकी किसी की परवाह नहीं रही। लेकिन सानवी उसे कैसे भागने देती? 100 मीटर भी नहीं गया था कि तेज तलवार रोशनी में वह चूर चूर हो गया। कल्टिवेशन के स्तर का अंतर अब इतना बड़ा हो चुका था कि यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन माउंट ओलिम्पस के लोगों को मारना मुर्गियां काटने जितना आसान था। ये बस एक प्रक्रिया थी, इसमें जरा भी कठिनाई नहीं थी। दूसरी ओर जॉकी जहां जहां गया, वहां वहां 2 और सेंट्स गिर पड़े और डिवाइन कॉर्ट के अनगिनत लोग मारे गए या घायल हो गए। उनकी नज़र में वह एक अजेय दानव देवता था। वे उसे नुकसान तो पहुंचा नहीं सकते थे, उल्टा उसे छूते ही खुद मर जाते थे। इस समय वेस्टर्न एक्सपेडिशनरी आर्मी का 2/3 हिस्सा पहले ही मारा जा चुका था, और जो थोड़ा सा बचा था वह पागलों की तरह भाग रहा था। वे पूरी तरह दहशत में थे। ये इंडियन लोग बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उनका मुकाबला करना असंभव था।
वे बड़े जोश और आत्मविश्वास के साथ यहाँ आए थे, ये सोचकर कि पश्चिम की संयुक्त शक्ति से इंडिया को पूरी तरह मिटा देंगे और अनगिनत संसाधन हासिल करेंगे। लेकिन इंडिया की ज़मीन को छुए बिना ही इतने लोग मारे गए और घायल हो गए। हर कोई पछतावे से भरा हुआ था। अगर उन्हें दोबारा मौका मिलता तो वे कभी भी इंडिया पर लालच करने की हिम्मत नहीं करते। किसी के लिए दुख था तो किसी के लिए खुशी। साधु बूजी, टाओइस्ट ज्ञान, आयन सेबर सेक्ट और थ्री घोस्ट सेक्ट के सभी सदस्य बेहद उत्साहित थे। साधु बूजिए ने शराब का लौकी पकड़ा और एक बड़ा घूंट भरा। कमाल हो गया, सच में कमाल। हमारी इंडिया के पास सक्सेसर हैं, सच्चे सक्सेसर। मास्टर ज्ञान जोर से हंस पड़ा। क्या शानदार पंक्ति है, दूर हों तब भी उन्हें सजा जरूर देंगे। डॉक्टर आरव वाकई एक दिव्य अस्तित्व है। अब देखूं भविष्य में कौन इंडिया को नाराज करने की हिम्मत करता है। बाकी सभी लोग भी बेहद जोश में थे। आरव की ताकत ने उन्हें इंडिया के भविष्य की उम्मीद दे दी थी। आखिरकार ये लोग अभी सिर्फ 20-22 साल के थे, लेकिन उनकी शक्ति कम से कम 1000 साल तक इंडिया की रक्षा करने के लिए काफ़ी थी। पीली रेत पर कराहों और चीखों की आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि वेस्टर्न सैनिक एक एक कर गिरते जा रहे थे। ये लड़ाई नहीं थी, यह एक तरफा नरसंहार था। शुरुआत से लेकर अब तक पश्चिम ने भारी नुकसान उठाया था, जबकि इंडिया को एक भी चोट नहीं आई थी। यही ताकत का फर्क था, एक पूरी तरह का डायमेंशनल रिडक्शन अटैक। तभी हवा में एक जोरदार आवाज़ गूंजी, रुको, वरना मैं इन्हें मार दूंगा। यह आवाज़ अचानक और बेहद तेज थी, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र की हलचल को दबा दिया और सबका ध्यान खींच लिया। बोलने वाला सैंडर्स था, डिवाइन कॉर्ट का आखिरी बचा हुआ सेंट। उसने अपनी होली लाइट क्रॉस स्वॉर्ड एक गाड़ी की ओर तान रखी थी। सब रुक जाओ, आरव ने हाथ हिलाया और वहां मौजूद सभी लोग तुरंत रुक गए। उसने व्यंग्य भरी नज़र से सैंडर्स को देखा, तो इसका क्या मतलब है? तुम ही आरव हो, इंडिया के वो मशहूर हीलर? हाँ, मैं ही हूँ। बिल्कुल सही। सैंडर्स के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव आ गया। उसे पहले से पता था कि मालिनी के साथ क्या हुआ था, और यह भी कि उसने इंडिया में आरव नाम के एक आदमी को ढूंढ लिया था। पहले उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब अचानक उसे लगा कि उसके हाथ में एक और तुरुप का पत्ता आ गया है। ये कहते हुए उसने हाथ उठाया और इशारा किया। एक अदृश्य होली पावर ने उस गाड़ी को चीर डाला और अंदर बैठे दो लोग सामने आ गए, मालिनी और सोफी। देखा, तुम्हारी औरत मेरे हाथ में है। भीड़ में हड़कंप मच गया। किसी ने नहीं सोचा था कि आरव की औरत डिवाइन कॉर्ट के हाथ लग जाएगी। वेस्टर्न पक्ष के लोग बेहद खुश हो गए। वे तो पहले ही निराश हो चुके थे, लेकिन सैंडर्स की इस चाल ने उन्हें उम्मीद दे दी। अब जब उसने सामने वाले की औरत को बंधक बना लिया था, तो बचने की एक किरण दिख रही थी। आरव शांत रहा। तो क्या हुआ? सैंडर्स और ज्यादा घमंडी हो गया। उसे लगा कि उसने पूरी तरह सामने वाले की अकेलीज हील पकड़ ली है। हमें तुरंत जाने दो, और तुमने मेरी डिवाइन कॉर्ट के इतने लोगों को मारा है, इसलिए तुम्हें मुआवजा देना होगा, नहीं तो मैं उसे अभी मार दूंगा। उसकी बात सुनकर साधु बुझिए और बाकी लोगों ने सिर हिला दिया। वे समझ रहे थे कि शायद ये पश्चिम को पूरी तरह खत्म करने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह संभव नहीं होगा। जब बंधक उनके हाथ में हो तो झुकना ही पड़ता है। वेस्टर्न लोग चौड़ी मुस्कान के साथ खड़े थे। उन्हें लगा कि सैंडर्स की शर्तें अनुचित नहीं हैं और आखिरकार इंडियन पक्ष को मानना ही पड़ेगा। आरव हल्के से मुस्कुराया, ठीक है, तो फिर मार डालो। क्या? ये सुनते ही सैंडर्स का चेहरा जम गया। उसे तो लगा जैसे उसने गलत सुना हो। लड़के, तुमने क्या कहा? आरव ने फिर दोहराया। तुमने कहा था मारोगे तो मार डालो। ये सैंडर्स ने तो बातचीत की पूरी योजना बना रखी थी, पहले बेहुदे मांग रखकर फिर सौदेबाजी करने की, लेकिन अब उसे सौदेबाजी का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। लड़के, मेरे साथ चालाकी कर रहे हो? क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? वह हजारों साल पुराना चालाक लोमड़ी था। उसे लगा कि सामने वाला सिर्फ नाटक कर रहा है ताकि सौदे में फायदा उठा सके। आरव हल्के से मुस्कुराया। डिवाइन कॉर्ट का एक महान होली मास्टर और औरत को सौदेबाजी का हथियार बना रहा है, तुम पर सच में शर्म आती है। जब तुम इतने बेशर्म हो ही गए हो तो जल्दी करो, सब देखना चाहते हैं। मैं देखकर कि सामने वाला बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है, सैंडर्स खुद मुश्किल में पड़ गया। लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह से उकसा सकोगे? ठीक है,
तो मैं पहले उसका एक हाथ काटता हूँ, देखता हूँ तुम कब तक सख्त बने रहते हो। अब उसे किसी भी तरह की इज्जत की परवाह नहीं रही। ये कहते ही उसके हाथ की होली लाइट क्रॉस स्वॉर्ड चमकी और मालिनी के बाएं हाथ की ओर वार किया। सोफी शुरू से ही उसके पास बैठी थी। उसका काम मालिनी की रक्षा करना था। उसने जरा भी देर नहीं की और तुरंत सामने होली लाइट शील्ड खड़ा कर दिया। उसने पहले कभी सैंडर्स से लड़ाई नहीं की थी और उसकी असली ताकत का अंदाज़ा नहीं था। उसे लगा था कि अपनी दोस्तरीय उन्नति के बाद वह कम से कम कुछ देर तक तो टक्कर दे सकेगी। लेकिन लड़ाई शुरू होते ही उसे समझ आ गया कि उसका शील्ड एक पल के लिए भी होली लाइट क्रॉस स्वॉर्ड को नहीं रोक सका और तुरंत चकनाचूर हो गया। सैंडर्स की तलवार चमकी और वह बेरहमी से आगे बढ़ता चला आया, लेकिन ठीक उसी क्षण उनके सामने एक और विशाल होली लाइट शील्ड प्रकट हो गया। होली लाइट क्रॉस स्वॉर्ड उस शील्ड से टकराई और एक भारी धमाके की आवाज़ हुई। इस बार पिछली बार के विपरीत तलवार न तो शील्ड को भेद सकी और उल्टा टक्कर की ताकत से सैंडर्स खुद 7-8 कदम पीछे धकेल दिया गया। अभी मैं गंगा के साथ में कुछ एपिसोड्स को डाल रहा हूँ, बाकी मॉर्निंग में डाल दूँगा। कल सारी सीरीज़ के एपिसोड मिल जाएंगे इंक्लूडेड टुडे। बाकी 2-3 दिन और एपिसोड कंटिन्यूस दूंगा मैं, उसके बाद डेली आना शुरू हो जाएंगे आपके एपिसोड, अल्टरनेटिव फिर नहीं आएंगे। फिलहाल के लिए कल मॉर्निंग शाम तक मैं कल प्रोवाइड करूँगा एपिसोड्स को, बाकी आज 1-2 प्रोवाइड कर दूँगा।